हेलो बच्चों, मैं हिमांशु जंगीनिया। और आज हम आपके राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र जो कि हम हल करने वाले हैं। बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकलात्मक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न और साथ ही साथ हमारे जो अति लघुरात्मक प्रश्न थे वो हमने लास्ट पार्ट में सोल्व कर लिए हैं। और जिन्होंने वो नहीं समझे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका खंड ब, जो कि सभी प्रश्न 2 नंबर के होने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखो इनमें से बनते भी हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, जब भी आपसे अपरिमेय बोला जा रहा है तो आप उसका उल्टा लिख लोगे। तो आप लिखोगे माना कि, आप क्या लिखोगे यहां पर, आपको लिखना पड़ेगा माना कि, आपको क्या लिखना पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ लाइनें जो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q का मान हमारा 0 नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ जो इसका SCF होता है यानी मैसेप होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जहां पर P और Q पूर्णांक भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ लाइनें जो हमको लिखनी पड़ती है। तो यहां पर हमने क्या करा है, P/Q के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो बराबर किसको लिखेंगे, 3 + 2√5। देखो, जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है तो उसका जस्ट आपको उल्टा मानना है, यानी परिमेय संख्या आपको मानना है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर हमने कर दिया 3 + 2√5। अब क्या होगा, नंबर इसके पास आएगा तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, यहां से नंबर को हटाओगे तो ये जो गुणा है वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पूरी जो आपको संख्या दिखाई दे रही है, क्योंकि P/Q -3 और बटे में 2, ये सभी मेरे बच्चों आपके परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये हमारी है परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या है। और जो संख्या रूट में होती है, जिसका रूट ओपन नहीं होता, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय से हमेशा क्या बनेगा, हमेशा याद कर लेना, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। तो आप लिख दोगे, यहां पर हमारा विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार हमको ये सोल्व करना होगा। देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन आना जरूर आना है यहाँ पे। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, 5वां प्रश्न हमसे बोला गया है कि बहुपद आपको दिया हुआ है और वो बहुपद है x⁻2 - 3 के शून्यंक ज्ञात करने हैं, यानी जीरोस फाइंड करने हैं। और हमें साथ में अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रश्न 5 है, यहां पर x⁻2 - 3 दिया हुआ है, तो बराबर में आप 0 लिख लोगे। क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे। अब आप क्या करोगे, नंबर को यहां पर ट्रांसफर करोगे बच्चों, तो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहां पर जब प्लस में हो गया तो सामने से स्क्वायर हटता है और यहां पर अंडर रूट लग जाता है, यानी वर्गमूल का साइन आ जाता है, ठीक है ना। और जब वर्गमूल का साइन आ गया तो हमारा x का आंसर एक तो प्लस में हो जाएगा और एक हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों एल्फा, और ये हमारा कहलाता है बीटा। क्या कहलाता है, एल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है, यानी जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले ABC, मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पाठ नंबर 2 है, तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है 2.2 एक्सरसाइज में से। तो यहां पर क्या करेंगे, A की वैल्यू होती है स्क्वायर वाली, यानी पावर 2 वाली। तो देखो पावर 2 यहां पर है, x के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 मानेंगे।
बी का मतलब होता है एक्स वाला, और यहां पर एक्स वाला नंबर हमारे पास नहीं है। और सी का मतलब होता है गुणांक, यानी नंबर जो कि कितना है, -3 है। ठीक है ना। तो हमारा जो जांच हमें जब हम जांच करेंगे तो हमारा सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा इजगल टू -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। तो एल्फा कितना है, एल्फा हमने निकाला था √3 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का √3 है, बराबर माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 0 बटे ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, √3 को लिख देंगे और प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो हम क्या करेंगे, एक का भाग जब जीरो में दोगे जीरो आएगा, और सेम संख्या जब हट जाती है तो क्या बचता है, जीरो। देखो बराबर आया कि नहीं आया, आया ना आपका। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक जांच तो हो गया, और एक जांच और होता है एल्फा गुणा बीटा इजगल टू C/A। क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा इक्वल C/A। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपका एल्फा कितना था, √3 था, और बीटा कितना था, माइनस का √3 था। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -3 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो देखो बच्चों, जब भी रूट में संख्या सेम होती है दोनों साइड, तो वहां से रूट हट जाता है और हमारा जो नंबर है वो बाहर निकल जाता है। तो माइनस दिया हुआ है, माइनस लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो सही आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। ठीक है ना। तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दो अंकों की जब संख्या बोलेगा तो एक अंक आपको इकाई का मानना पड़ेगा और एक अंक आपको दहाई का मानना पड़ेगा। तो आप लिखोगे माना कि इकाई का अंक हमारा क्या है, x है, और दाई का अंक हमारा क्या है, y है। और इसका एक सूत्र याद कर लीजिए, या बेसिक रूप से तो काम आता ही है, जो कि है 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। क्या होगा, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक हो जाएगा। तो 10 गुणा दाई का अंक क्या है, y है, और प्लस इकाई का अंक क्या है, x है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, संख्या को उलट दो। उलटने का मतलब ये हो जाएगा कि जो इकाई है वो दाई बन जाएगा, और जो दाई है वो क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। उलटने का मतलब, तो यहां पर जो हमने इकाई माना था वो तो दाई हो जाएगा, और जो दाई माना था वो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। और सूत्र वही रहेगा, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, इनसे बनी संख्या का योग 66 है। तो इनका योग कर दो, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई कितना है, 66 है। तो अब क्या करोगे, 10y और 1y कितना हो गया, 11y, और 10x और 1x कितना हो गया, 11x, बराबर 66। अब देखो तीनों में 11 का भाग जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर 11 का भाग दोगे y, यहां पर दोगे x, और बराबर में कितना हो गया, 6। अब पहले x को ले आओ, फिर y को लिख दो, और बराबर में 6 करके समीकरण 1 बना दो। अब आपसे क्या बोला गया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी इकाई का और दहाई का अंतर यदि कितना हो, 2 हो। अब तो इकाई का अंक कितना है, x है, और दहाई का अंक क्या है, y है। तो इनका अंतर कितना है, 2 है। तो इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2 कर देंगे, और यहां पे लिखोगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। और आपने विलोपन विधि सीखी हो पाठ नंबर 3 में, तो आपको अच्छे से आएगा, या वैसे भी बैठने वाला है। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, और समीकरण नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। तो क्या होता है, प्लस माइनस का कट जाता है सेम संख्या। तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस 4 के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान
x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख देंगे भैया। तो अब x का मान रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रख देंगे, तो x की जगह 4 आ जाएगा। 4 को आप यहाँ पे भेजोगे माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। हमने क्या लिखा था? हमको नंबर बताना था। तो संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक कितना है? 4 है, और दहाई का अंक कितना है? 2 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24। और यदि हम इसका अंक पलटते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 42। यानी ये नंबर यहाँ जाएगा और ये नंबर यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ भी रहा होगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से जो वीडियोस हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं बच्चों, वो आपके होने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम की तैयारी हम पूरी तरह इसी प्रकार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम पद 10 हैं, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 14 पदों का योग यानी SN हमें दिया हुआ है 1050। क्या दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। ठीक है ना। और हमें देखो यहाँ पर SN नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हमें 14 पदों का जोड़ दिया हुआ है, यानी S14 दिया हुआ है। ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है? और हमें इसका पहला पद दिया हुआ है 10, और हमें 20वां पद पूछ रहा है। बताओ भैया क्या होगा? 20वां पद याद करना है। अब देखो SN का सूत्र यदि आपने पढ़ा हो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पार्ट 5 में, वहां सूत्र था, क्या था? n/2 2a प्लस n-1 और d होता है। SN हमें दिया हुआ है कितना है? 1050। n, ये n की वैल्यू है कितनी है? 14/2। 2a की वैल्यू है 10। n का मतलब 14 - 1, और d हमें ज्ञात करना पड़ेगा। d हमारे पास नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा? 1050 बराबर 7, और 2 को 10 से गुणा कर दो 20, प्लस यहाँ पे 13 को d से कर दो 13d। अब ये गुणा किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो बराबर 20 प्लस 13d। तो 7 का भाग दो, 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, तो 20 प्लस 13d। 20 को यहाँ भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 150 में से 20 गया तो कितना बच गया? 130 बच गया। डी को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है बच्चों A20। और आपने पढ़ा है A20 का फॉर्मूला, सर जी बच्चे को पता है कि A + 90D होता है। ठीक है ना। यदि आपसे A25 पूछता कि A25 की वैल्यू बताओ, तो A + 24D हो जाता। A90 पूछता तो A + 89D हो जाता। यानी एक कम कर देते हैं डी में। ठीक है ना। तो A कितना है हमारे पास? 10 है, और डी की वैल्यू कितनी अभी निकाली है सर जी? हमने तो 10 निकाली है। तो 10 प्लस गुणा कर दो 190, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 200। और हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि है दी गई आकृति में त्रिभुज ODC सर्वांग समरूप। ये समरूप का साइन है भाई, समरूप है OBA के, और आपको BOC का मान दिया हुआ है, CDO का मान दिया हुआ है। तो OAB का मान याद करना है। OAB कहाँ है सर जी? O देखो कहाँ है? OAB मतलब ये वाला ज्ञात करना है सर जी, ये वाला। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब वो ध्यान क्या देना है? यहां पर देखो बेटा, एक रेखा जब इस प्रकार से चल रही है, देखो DB वाली, और इस पर बनने वाले जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, उनका जोड़ होता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है ना, जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोला जाता है? रैखिक युग्म बोला जाता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक पूरी रेखा ये सीधी, और इसके ऊपर बनने वाले एंगलों का जोड़ यानी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अब देखो 180 में से 125 हटा दो, कितना बच गया? 55 डिग्री बच गया। कितना बच गया? 55 डिग्री बच गया। अब जब 55 निकल गया तो देखो त्रिभुज का ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है? OCD। OCD, और त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो कौन कौन सा है? 70 है, 55 है, और तीसरा हमें ज्ञात करना है, जो कौन सा हो जाएगा? COCD हो जाएगा। OCD हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है।
दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 125 डिग्री प्लस OCD बराबर 180 डिग्री। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें सर जी निकालना है OAB। अब ध्यान से समझना, आपको इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। अब क्या मतलब है सर जी, इसका मतलब यह होता है कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके बाकी की भुजाओं का अनुपात और उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। अब कोण क्या उनसे है साहब जी, अब कोण देखो ध्यान से समझना, हमें ज्ञात क्या करना है OAB। हमें OAB मतलब इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है, इस वाले का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो OAB यानी ध्यान से समझना, आपके मैं फिर समझ रहा हूं, आपको ये वाला कोण है जो फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, जब इस प्रकार से त्रिभुज हो जाता है तो उनके बाकी के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OCD के बराबर हो जाएगा। देखो O आ रहा है तो O यहां पर आएगा, ऐसे समझिए। आपको देखो क्या दिया हुआ है, मैंने बताया आपको, यहां पर देखो OAB, O यहां पर है ले लिया, A यहां पर है तो यहां पर लेंगे C, ठीक है ना, और B यहां पर है तो हम लेंगे D। तो OCD के बराबर होगा, और OCD का मान कितना निकला है अभी हमारे पास 55 डिग्री निकला है। तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा OAB का मान भी 55 हो जाएगा, क्योंकि कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, नवा पॉइंट है, बिंदुओं ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2, -2 और 7, -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पाठ नंबर 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति। अब उस पाठ में आप देखो सूत्र पहले पता होना चाहिए सर जी, कैसे होता है देखो ध्यान समझना, एक ट्रिक है इसमें भी, आप लाइन खींच लीजिए और यहां पर A पॉइंट लिखिए और यहां पर सर जी B पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है ना। तो A पॉइंट हमारे पास क्या है, यहां पर A पॉइंट है हमारे पास 2, -2 और B पॉइंट है हमारे पास -7, 4। अब क्या करना है, इसको 3 भागों में समत्रिभाजित, यानी 3 भाग सर जी, 3 भाग। तो देखो एक भाग तो ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, 3 ही हो गया, और इनको नाम दे दो P और Q नाम दे देंगे। अब हम पहले निकालेंगे P का मान, P का मान ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब X और Y का मान ज्ञात करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और यहां पर A का मान हमें दिया हुआ है 2, -2 और B का मान दिया हुआ है -7, 4। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये बांटने वाली बात आती है ना, तो सूत्र आपका अनुपात वाला लगेगा। कहने का मतलब x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जिन्होंने 7वां चैप्टर पढ़ा होगा ना, पाठ पढ़ा होगा, उनको और बेटर तरीके से आने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम करेंगे, बेसिक करेंगे, अरे सब करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। तो यहां पर m1 और m2 का मतलब होता है अनुपात, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये क्या होता है, y2 होता है। तो q का मान आप खुद निकालोगे, ध्यान रखना, p का मान मैं निकाल के दिखाता हूं और आप निकाल लोगे और कमेंट करके बताना आंसर क्या आने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x का, यहां पर ध्यान से समझना, पहले हमें चाहिए m1 और m2 का अनुपात। क्या चाहिए, m1 और m2 का अनुपात चाहिए। तो हम p का मान निकाल रहे हैं, तो p की यहां से दूरी देखो कितनी है, 1 है, और यहां से दूरी की देखो कितनी है, 1 और 1 2 है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आ गया ना समझ में। और इसी प्रकार यदि Q का लेते तो इधर से 2 अनुपात होता और इधर से 1 अनुपात होता, तो हो जाता 2:1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें m1 दिया हुआ है 1 और x2 कितना दिया हुआ है, x2 -7 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 कर देंगे भैया। तो 1 को 7 से गुणा करोगे -7, 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे 3, कितना आ गया 3 बटे 3, माइनस का 3 से 3 कट गया, क्या आ गया -1 आ गया। ये हमारा x का निकल गया। और इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, तो y का जो सूत्र होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है। अब क्या करेंगे, अब हम देखो हमारे पास m1 कितना था, 1 था, y2 कितना था
y2 हमारे पास 4 था, m2 कितना था 2 था, और y1 कितना था भाई, y1 था -2 बटे m1 प्लस m2। एक को 4 से कर दो 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया तो 0, और कितना आएगा 0। इसलिए p का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का तो -1 और y का 0। तो इसी प्रकार आप जो Q का मान है वो खुद निकालेंगे आप, और कमेंट करके आप भैया बताएंगे, ठीक है ना। तो आपका देखिए अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो a और b का मान सर जी बता दीजिए। ये पाठ नंबर मेरे भाई, ये आपका पाठ नंबर है, जो कि आपका ये आपका 8वां पाठ है, त्रिकोणमिति वाला पाठ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर जो दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है कि tan a प्लस बी हमें दिया हुआ है सर जी √3, और tan a माइनस बी सर जी दिया हुआ है 1/√3। आप ध्यान दीजिए, ट्रिगोमेट्री टेबल यदि आपको आती है तो आप चुटकियों में निकाल लोगे। आप ट्रिगोमेट्री जिसको नहीं आती उनके लिए भी है, वो क्या करेंगे, हमने वीडियो डाली हुई है तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, और वो भी बहुत ट्रिक से कराई हुई है, आपको 100% समझ आएगी। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें टेबल में देखना होगा कि tan √3 का मान कितना होता है। tan में √3 कहां पर दिखता है, कितने डिग्री पर दिखता है, तो वो जब आप देखोगे तो वो आपको 60 डिग्री पर दिखाई देगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री। और इसी प्रकार tan की सारणी में √1/√3 जब आप देखोगे तो आपको 30 डिग्री पर दिखाई देगा। तो इसका हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और यहाँ प्लस माइनस की सेम संख्या कट जाएगी। a प्लस 1 2a हो जाएगा, और 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। b को बाहर कर दोगे गुणा भाग में चला जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस 45 डिग्री का मान जो हमें मिला है b का, उसे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अब सपोज करिए आप इस वाले समीकरण में यदि रखते हैं तो हम a प्लस बी की जगह 45 रख देंगे, बराबर कितना है 60 डिग्री। नंबर को इधर भेज देंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ए का मान 15 हो गया और बी का मान 45 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 1.5 मीटर एक प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है देखने वाला, एक लड़का एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। ये पार्ट नंबर आपका 9 है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। और उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण का मतलब ये है कि बच्चा यदि यहां खड़ा है तो वो अपनी आंखों से इस प्रकार से उस चिमनी को देख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। हमने माना ये लड़का है और ये हमारी चिमनी है। लड़का यहां से देखेगा, इस चिमनी को देख रहा है, और यही कहलाता है हमारा उन्नयन कोण बच्चों। और यहां पर कितने डिग्री पर बनाता है, 45 डिग्री पर बनता है भाई। कितने पर बनता है, 45 डिग्री पर। और हमें दिया हुआ है लड़के की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और चिमनी की जो हाइट है वो तो हमें ज्ञात करनी है। ये तो हमें ज्ञात करनी है सर जी, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। हमें दिया हुआ है कि जो दूरी है ना यहां से यहां तक की, वो 28.5 मीटर है, ये हमें दी हुई है। अब बच्चा थोड़ा ये समझ लेना, आप क्या समझ लेना, ये समझना है आपको कि आपको जो ज्ञात करना है ना, वो देखो पहले नामकरण करते हैं, ए बी सी। यहां से कोई लेना देना नहीं है हमको। चाहो तो चलो ठीक है, ए बी सी डी और ये नाम रख दिया ई, काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। क्या करना है हमें, हमें ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई। और चिमनी की ऊंचाई का मतलब हो गया, देखो चिमनी यहां से लेकर यहां तक है, यानी ए सी का मान और सी का मान दोनों का ज्ञात करना पड़ेगा। अब सी का मान हमारे पास है, क्यों, ये जब 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। तो हमें कुल मिला के निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ए सी में सी का जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, यहां पर देखो जब लड़का यहां से देख रहा है तो ये वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी लंब, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया आधार, यानी कि बेस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हो 8वें चैप्टर का, लाल बटे कक्का। और नहीं आता जिसको सर जी, वो देख लीजिएगा बेसिक, वो भी कराने वाले हैं कल परसों में, 1-2 दिन में आपका वो भी आ जाएगा।
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आता है साइन थीटा, यहां पर आता है कोस थीटा, यहां पर आता है टेन थीटा, यहां पर आता है कोसेक थीटा, यहां पर आता है सेक थीटा, और यहां पर आता है कोट थीटा। अभी अटपटा लग रहा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ाई, लेकिन 100% बोल रहा हूं आपसे, जो अगली वीडियो आएगी वो इन्हीं टॉपिक की आएगी, तो भैया देख लेना आप, 100% समझ आएगा आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें देखो ये जो हमारा है ये लंब और ये है आधार, तो लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है। तो देखो हम कर देंगे लंब कितना है, लंब हमें ज्ञात करना है, सपोज लो इसको मान लेते हैं एच है, तो एच बटे आधार कितना है 28.5, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, बराबर किसका होता है, टेन का। टेन कितने डिग्री, 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है। तो h बटे 28.5 बराबर टेन 45 का मान 1 होता है, क्रॉस गुणा कर दो तो h का मान कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। ज्ञात क्या करना था हमें, AC प्लस CE का मान, यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। अच्छा जी, AC हमने निकाल लिया कितना है 28.5 मीटर है, और CE कितना है 1.5 मीटर है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 30 मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी 30 मीटर होगी। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चैनल को देखो बार बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, 12वां प्रश्न यहां पर है, दो संकेंद्रित वर्त। अब ये संकेंद्रित वर्त क्या होते हैं सर जी, थोड़ा समझ लीजिएगा। संकेंद्रित वर्त का मतलब होता है एक ही दो वर्त का सेंटर है, मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहीं पर आपके प्यारे बच्चों दो वर्त बनेंगे, एक वर्त ये हो गया तो एक वर्त ये हो गया, ये कहलाता है संकेंद्रित वर्त, मतलब दो वर्त का एक ही केंद्र बिंदु। आगे आपसे क्या बोला गया है, जिनके वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की कितनी है 5 सेंटीमीटर है सर जी, 5 सेंटीमीटर है। तो वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, ये जीवा जो छोटे वर्त को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, ये ज्ञात करना है। नाम दीजिए ओ ए बी सी, यानी हमें ए सी की लेंथ ज्ञात करनी है, और ए सी का मतलब है ए बी प्लस बी सी, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और बच्चों यदि आपने केवल इतना भी निकाल दिया तो इसका दुगना कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, इससे इजी कुछ नहीं है। कैसे, ध्यान से समझना, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा, ये कभी 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें दी होती है कि जब भी कोई सर्कल है उस सर्कल पर कोई जीवा कोण होती है और उस पर कोई सेंटर से केंद्र से कोई लाइन गिरती है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है कर्ण यानी हाइपोथेनियस, ये कहलाती है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये कहलाती है आधार यानी कि बेस। पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगा दो, क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र लगा दो बस। तो कर्ण कितना है हमारे पास 5 है, लंब हमारे पास 3 है, आधार हमको ज्ञात करना है यानी कि ए बी है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का 9 होता है, ए बी हमें ज्ञात करना है। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, तो 25 में से 9 गया तो कितना बच गया 16 बच गया। स्क्वायर हटा दो, सामने क्या लग जाएगा रूट, और रूट कितना होता है मेरे प्यारे भाई 4 होता है, ठीक है ना। तो 4 होता है, मैंने क्या बोला इसका डबल कर दो, तो 4 का डबल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो छोटे जो ये वृत्त को जो स्पर्श कर रही थी ना जीवा, वो 8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, ये हमारे आज का भैया लास्ट प्रश्न है, और बाकी का जो खंड है हमारा आने वाला है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो पहले समझिए कि एक वृत्त है, ये वृत्त हमने बनाया, और इस वृत्त में हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, देखो ये जीवा बना दी हमने, और एक वृत्तखंड बनाएंगे तो वृत्तखंड इस प्रकार से बनता है भाई, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 120 डिग्री, और यहां पर 12 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी हुई है तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का, मतलब इस वाले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनको नाम दे देंगे ओ ए और बी। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे, तो
आप ध्यान से समझिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये वृत्तखंड मेरे भाई लघु कहलाता है, और ये जो बाकी का इसके ऊपर बच गया ना, ये कहलाता है दीर्घ। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपको थोड़ा फिगर दिखाई दे रहा हो तो ये इस प्रकार से फिगर बन रहा है, हमें ये वाला ज्ञात करना है। और ये वाला जो फिगर कहलाता है ना, इस फिगर में से यदि ये वाला पार्ट यदि आप हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा। और ये वाला जो फिगर है, ये वाला, ये कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि हम हटा दें किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 1/2 गुणा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारा सूत्र होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी के आधार पर हमको इसको करना होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिएगा, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है भाई, यहाँ पे आर है 12 गुणा 12, और थीटा का मान कितना है 120 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, यहाँ पे साइन 120 डिग्री का मान रख देंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम 22 गुणा 12 गुणा 12, 22 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 120 डिग्री बटे में 307 बटे 360 डिग्री कर देंगे और बटे में 1 लगा देंगे, माइनस अब क्या करेंगे 12 को गुणा 12 से करेंगे। और देखो हमारे पास साइन 120 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम आगे करने के लिए यहाँ पर मान रख देंगे √3/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √3 का मान जो होता है 1.73 होता है, 1.73 होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर करना होगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से, 22 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 120 और बटे में हम 7 को गुणा 360 से कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कट जाएगा ये इस प्रकार से, और यहाँ पर 3 बच गया, 3 को 12 से कटा 4 आ गया, तो 22 गुणा 4 गुणा 12 गुणा बटे 7 माइनस यहाँ पे 12 ये कट गया, 6 बार कट गया, तो 12 गुणा 6 गुणा 1.73 बटे में कुछ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पर इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है बच्चों।